गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेशो के बारे में पढ़ लिया है, रेशो एंड प्रपोर्शन पार्ट 1। उसमें हमने देख लिया है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेशोज़। जहां आपको कंपैरिजन करना होता है दो नंबर्स का, वहां आप रेशो उनकी कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंपैरिजन जो है वो रेशोज़ का कैसे किया जाता है कि कौन सी रेशो बड़ी है और कौन सी रेशो छोटी है, ये भी हमने सीख लिया है लास्ट वीडियो लेक्चर में। और साथ ही साथ रेशो की जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं प्रपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन जो है उसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को जब आपको नंबर्स जो हैं वो प्रपोर्शन में दे रखे हों। देखिए, प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। यानी कि जहां पर दो रेशो एक जैसी हो जाती हैं, इक्वालिटी हो जाती है, उनमें इक्वल जब दो रेशो हो जाती हैं तब वो क्या कहलाती हैं कि वो रेशोज जो हैं वो प्रपोर्शन में हैं। Four numbers A, B, C, D are in proportion if ratio first two, यानी कि पहले दो जो नंबर होंगे उसकी रेशो जो है इज इक्वल टू द रेशो ऑफ लास्ट टू। पहले दो नंबर मतलब A और B की जो रेशो है वो किसके इक्वल हो जाए? यदि C और D की रेशो के इक्वल वो हो जाती है तब हम कहेंगे कि A, B, C, D ये चारों नंबर प्रपोर्शन में है। जैसे कि A रेशो B, ये जो मैंने चार डॉट लगाई हैं ये सिंबल है प्रपोर्शन का। C रेशो D, इस सिंबल का मीनिंग है इक्वल्स टू, यानी A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D। यानी अगर आपको चार नंबर दे रखे हैं और आपको बताना है कि वो चारों के चारों जो हैं प्रपोर्शन में है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? पहले दो नंबर की रेशो निकालेंगे और लास्ट टू नंबर की रेशोज निकालेंगे। अगर वो दोनों रेशो बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे ये चारों नंबर प्रपोर्शन में हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, A मल्टीप्लाई D, यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C। इट मीन्स ए डी मीन्स जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं आपकी एक्सट्रीम एंड पे, यानी कि जो एंड्स पे फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उनकी वैल्यू जो है किसके इक्वल आ जाए, जो मिडल टर्म्स हैं बी और सी, अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाती है तब भी हम कह सकते हैं कि चारों नंबर प्रपोर्शन में हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स, यदि आपको चार नंबर दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल 8, 24, 18, 54, और आपको ये कह दिया कि बताइए ये चारों नंबर प्रपोर्शन में हैं या नहीं। इट मीन्स आपको ये दे रखा है 8, 24, 18, 54। तो आपके पास दो मेथड हैं चेक करने के। एक तो ये कि आप लास्ट नंबर को 8 को 54 से मल्टीप्लाई कीजिए और 24 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 8 मल्टीप्लाई 54 इक्वल है 24 मल्टीप्लाई 18, इट मीन्स दोनों नंबर प्रपोर्शन में हैं। देखिए यहाँ देखिए, अगर आपको दूसरा मेथड लगाना है रेशो वाला तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 8 डिवाइड बाय 24, यानी कि जो इसकी डेफिनेशन कह रही है रेशो फर्स्ट टू, यानी फर्स्ट टू की जो रेशो है 8 रेशो 24 वो किसके इक्वल आनी चाहिए? जो लास्ट टू हैं, यानी 18 और 54 की। ये रेशो हमारे पास आती है 1/3, 8 3 24, यहाँ भी आता है 18 3 54। इट मीन्स ये चारों नंबर जो हैं प्रपोर्शन में हैं, because ratio of first two number is equal to the ratio of last two numbers and the product of extreme value is equal to the product of middle terms। it means आपके चारों नंबर proportion में हैं। नेक्स्ट देखिए कि proportion में किस तरह से और हम क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, यदि वो आपको प्रूव करना है कि वो proportion में है या नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें हमें फाइंड आउट करना है कि वो नंबर्स जो हैं प्रपोर्शन में हैं, और या फिर किसी अननोन वैल्यू पूछ लेंगे आपको किसी नंबर की कि इसकी वैल्यू क्या है, या फिर आपको प्रूव करना होगा कि इनमें से कौन कौन से नंबर प्रपोर्शन में हैं। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन दे रखा है कि फर्स्ट नंबर है आपके पास 12, सेकेंड नंबर यहाँ पे अननोन है, थर्ड नंबर है 8 और फोर्थ है 14, और आपको कहा है कि ये नंबर जो हैं प्रपोर्शन में हैं, दे आर इन प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ
सेकेंड टर्म, आपको सेकेंड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट अस सपोज दैट सेकेंड टर्म इज x। हम मान लेते हैं कि जो हमें अननोन नंबर है, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू है x। अभी हमने पढ़ा है कि जो प्रोपोर्शन में अगर हमारे नंबर दे रखे हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल वैल्यूज। यानी कि जो एक्सट्रीम पे नंबर हैं, यानी फर्स्ट और फोर्थ, 12 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड, यानी x मल्टीप्लाई 8, इट मीन्स 8x। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 12 मल्टीप्लाई 14, ये आ जाएगा आपका 168 और ये 8, यानी 8x इज इक्वल टू 168। इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगा 168 डिवाइड बाई 8, दैट इज 21। यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 21। यानी आपने क्या लॉजिक लगाया यहाँ पर कि एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट करवा दीजिए, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा? सेकेंड और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ से हम x फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है क्वेश्चन 18, x 50 आर इन प्रोपोर्शन। जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब आपकी सेकेंड और थर्ड टर्म रिपीट होती है, यानी वो सेम होती है, इट मीन्स दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि लगातार प्रोपोर्शन में चल रहा है वो। इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे पास लॉजिक ये बनता है, लॉजिक एक ही है कि मिडल टर्म जो है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगी? फर्स्ट और फोर्थ की। वही अगर हम यहाँ पर लगाएं तो ये क्या बनता है? 18 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू द x मल्टीप्लाई x, यानी x स्क्वायर। इट मीन्स अगर आपके पास तीन नंबर a b c कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब है a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c, यानी ये जो मिड वाली टर्म है, ये सेकेंड टर्म आपकी ये 2 बार लिखी जाएगी और यहाँ से हमारे पास आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू द b स्क्वायर। ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। और ये जो b होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, ये b कहलाता है मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c। मीन प्रोपोर्शन किसका? a और c का। a और c का मीन प्रोपोर्शन कौन बन जाता है? b बन जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x क्या आएगा? यहाँ से देखो 18 5 जा 90, यह आ गया 900, x स्क्वायर इज इक्वल टू 900। यहाँ से x आ गया अंडर द रूट 900 और इसकी वैल्यू आ गई 30। 9 का रूट कितना हो गया? 3 और 00 मतलब 100, 100 का हो गया 10। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 30। कितनी आ गई बच्चों? 30। नेक्स्ट देखिए, मीन प्रोपोर्शन 9 और 25 का। अभी हमने पढ़ा है मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन वो नंबर होता है जब आपके पास ये आपका a है और b आपका मीन होता है, इनके बीच में ये a बीच में मीन है c b और ये c, a और c का जो मीन होगा वही आपका मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। इट मीन्स a b c जो है वो किस प्रोपोर्शन में होंगे? वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं जो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि बीच में जो डिजिट है आपका, बीच में जो नंबर है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। इट मीन्स मीन प्रोपोर्शन जो होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 25 और 9 को 25 से मल्टीप्लाई करना मतलब कितना आ गया? ये 225। b स्क्वायर इज इक्वल टू 225। इट मीन्स b इज इक्वल टू अंडर द रूट 225। इट मीन्स b की वैल्यू आ गई 15, यानी कि 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन हमारे पास आ गया 15। इस तरह से आपके पास कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 नंबर आपको दे देंगे, वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही चेक करना है कि फर्स्ट 2 नंबर की रेशोज अगर लास्ट 2 नंबर की रेशो के इक्वल आ जाती हैं तो वो नंबर प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, यानी फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा तो वो नंबर सारे के सारे चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। यही फॉर्मूला लगा के हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जब भी आपको किसी अननोन की वैल्यू निकालनी होती है नंबर की, तो ये वैल्यू सब, ये जो फॉर्मूला है
एक्सट्रीम वैल्यू के प्रोडक्ट वाला, ये बहुत ही कारगर साबित होता है और जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं, इससे टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। 12 और 14 की मल्टीप्लिकेशन जो है 8 और x के इक्वल थी, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दूसरी बात इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की है और मीन प्रोपोर्शन की है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नंबर तब होते हैं जब आपका जो बीच वाला नंबर है यानी सेकंड टर्म जो है रिपीट हो जाए, यानी सेकंड टर्म ही थर्ड टर्म बन जाए, तब हम कहेंगे कि तीनों नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में है, क्योंकि नंबर 3 ही होंगे, एक नंबर तो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन, जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो बीच वाला नंबर है जो रिपीट हुआ है वही आपका मीन प्रोपोर्शन होता है ए और सी का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप टू माय चैनल आफ्टर द वीडियोस ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन वी आर एट यूनिटरी मेथड, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। आज हम सीखेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिटरी मेथड जो है उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज़ हैं और आपने उस 20 रुपीज़ से 5 पेन आपने खरीद लिए, यानी आपने 20 रुपीज़ में कितने पेन खरीदे, 5 पेन्स आपने परचेज कर लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स कितना होगा, आपको गिवन है कि 5 पेन की कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज़ है। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, देन हाउ डू यू फाइंड आउट दिस। स्टूडेंट्स, इस मेथड में सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो 5 पेन की कीमत अगर 20 रुपये है तो एक पेन जो है वो कितने में आएगा। सबसे पहले आप 1 यूनिट उसके कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 पेन्स हैं और 20 रुपीज़ हैं। अगर मैं 20 रुपीज़ के 5 हिस्से कर दूँ, 5 हिस्से मतलब जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, इट मीन्स अगर 20 के 5 हिस्से किए जाएं तो हर एक हिस्सा जो है वो 4 रुपीज़ का जाता है, 4 रुपीज़, यानी कि एक पेन जो है वो कितने रुपए में आएगा, 4 रुपये में आएगा। यानी आपके पास एक पेन की कॉस्ट आ चुकी है 4 रुपीज़। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। हाउ टू फाइंड दिस? कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹4, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन कितना होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 यूनिट जो आपका 1 पेन है उसकी जो कॉस्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से कर दीजिए, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। इट मीन्स जो आपने एक पेन की जो कॉस्ट निकाली है वो कैसे निकाली है, वो निकाली है आपने 20 को 5 से डिवाइड करके। 20 आपके पास टोटल वैल्यू थी, उससे आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पेन से, तो आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ 1 पेन। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन अगर आपके पास आ गया और आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, तो आपने कॉस्ट ऑफ 1 पेन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आपके पास कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स आ गया। इट मीन्स यूनिटरी मेथड क्या कहता है आपको कि वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो भी जैसे वैल्यू ऑफ गिवन नंबर आर्टिकल मतलब ये आपको वैल्यू दे रखी है 20, उसको आपने किससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ आर्टिकल से, यानी नंबर ऑफ पेन से। इससे आपके पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेन 4 रुपीज़ आपके पास आ गया था। अब देखिए वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, रिक्वायर्ड कितना था हमारे पास, 7 पेन की आपने कॉस्ट निकालनी थी। फिर हमने क्या किया था, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दी थी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। रिक्वायर्ड कितने थे, 7, वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल इज 4, आ गया था 28। ये 2 मेथड हैं जो आपके यूनिटरी मेथड को सक्सेसफुल बनाते हैं। यानी आपने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट निकालनी है, यानी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट निकालनी है, और उसके बाद उस वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल को 1 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे। इसमें हाँ आप कॉस्ट ऑफ 1 निकालते हैं, 1 आर्टिकल निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम यूनिटरी मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके पास एक प्रॉब्लम है कि एक कार ट्रेवल्स 165 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, यानी 3 घंटे में वो 165 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर लेती है कार। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 440 किलोमीटर। इट मीन्स आपको बताना है कि कितना समय लगेगा यदि कार जो है वो 440 किलोमीटर की दूरी तय करे। जैसे यहाँ पर आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। तो आप पहले ये देखेंगे कि जिसे आपको 440 किलोमीटर में फाइंड आउट करना है, यानी कि 1 किलोमीटर का पहले आप फाइंड आउट करेंगे और 1 किलोमीटर में जितना भी समय लगेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 440 से, तो आपके पास कुल समय आ जाएगा जो आपने निकालना है। देखिए आप पहले देखेंगे 3 आवर्स में कितना जा रहा है, 165 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का जो टाइम, 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर कर लेगा, 3 डिवाइड बाय 165। देखा था ना हमने, वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। यहाँ से आता था वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, वैल्यू ऑफ ऑल द आर्टिकल्स यानी 3 डिवाइड बाय 165। इतने आवर्स लगेंगे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करने में। आपको बताना है 440 किलोमीटर, यानी जो 1 आर्टिकल की वैल्यू आती थी उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल। और रिक्वायर्ड कितना हमारा 440, यानी 440 किलोमीटर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 165 मल्टीप्लाई 440 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। और यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा 55 और 55 8 जा 440। इट मीन्स 8 आवर्स लगेंगे 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। देखिए इसमें आपको क्या निकालना था, टाइम निकालना था। अगर टाइम आपको निकालना था और जो दे रखा है आपको 440 किलोमीटर आपको गिवन है, जो दे रखा होता है, यानी कि इसका ट्रेवल करने में 440 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले आप 1 किलोमीटर का टाइम निकालेंगे और उसको 440 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 440 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा वो आपके पास टाइम आ जाएगा। ये यूनिटरी मेथड की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, टैक्स ऑन परचेज ऑफ ₹60, यानी कि आपने कोई आइटम लिया और उसकी अगर कॉस्ट 60 रुपीज़ है तो उस पर टैक्स लगता है ₹4.20। व्हाट विल बी द टैक्स ऑन द परचेज ऑफ ₹140। इसने कहा है अगर 150 रुपये की कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, यानी कि 150 रुपये। ध्यान दीजिए 150 रुपये का टैक्स आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे कि 1 रुपये पे कितना टैक्स लग रहा है। 1 रुपये पे अगर 60 रुपीज़ पे इतना टैक्स लग रहा है तो 1 रुपीज़ पे कितना टैक्स लगेगा, 4.20 डिवाइड बाय 60। यहाँ से आपके पास आ जाएगा टैक्स ऑन ₹1। 1 रुपये पे जितना टैक्स लगेगा वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा। और आपको बताना है टैक्स ऑन ₹150, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल से आपको क्या करना होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 4.20 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 150। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाती हूँ तो नीचे यहाँ पर 2 0 जो है वो पॉइंट के लग जाएंगी। यहाँ से देखिए ये 0 यहाँ से कट हो गई तो हमारे पास यहाँ 60 है और 15 4 जा 60, और ये देखिए यहाँ से 2 की टेबल पे कट हो गई, 21 2 जा और 2 2 जा, यानी यहाँ से आ गया 21/2। 21/2 का मतलब 10.50, यानी ₹10.50, यानी 10.5 रुपये लगेंगे। 150 रुपये की चीज़ खरीदने पर इतना टैक्स लगेगा, 10.5 रुपये। इट मीन्स आपने देखा यूनिटरी मेथड में सबसे पहले आपको 1 आइटम के लिए निकालनी है वो चीज़, और उसके बाद जितने भी आइटम्स के लिए आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास तुरंत आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
हमने रेशो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड, इन तीनों जो है सब टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। आई होप इनमें से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी भी क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो रेशो का हो, चाहे वो प्रोपोर्शन का हो, चाहे वो यूनिटरी मेथड से रिलेटेड हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।